गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम क्लोनिंग वेक्टर्स पर चल रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है ये हमने पीछे वाली वीडियो में देखा है। क्लोनिंग वेक्टर की क्या खूबी होती है, क्या उसकी खासियत होती है, उसकी क्या गुण होते हैं, फीचर्स को भी हमने पिछले वाली वीडियो में देखा। उसके दो फीचर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोनिंग वेक्टर का हम तीसरे वाला फीचर देखने जा रहे हैं। तो हमारा तीसरा वाला फीचर क्या है क्लोनिंग वेक्टर का, तो ये हमारी आज की हेडिंग है। तो देख लीजिए क्लोनिंग साइट्स। थर्ड फीचर जो है क्या है, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट इट इज द थर्ड फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इसका जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, टू लिंक द एलियन डीएनए या टू लिंक द फॉरेन डीएनए कह लीजिए या फिर एलियन डीएनए कह लीजिए। टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर्स रिक्वायर very few recognition sites. Very few recognition sites for the restriction enzymes. For the restriction enzymes. For the restriction enzymes. ये क्या कहता है, क्लोनिंग साइट्स एक ऐसी जगह होती हैं जहां पर फॉरेन डीएनए को लिंक करते हैं। किससे? वेक्टर से। The vectors require very few recognition sites for the restriction enzyme. भाई हमारे वेक्टर में भी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जिससे कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें भी काम कर सके, और जहां से हम अपना फॉरेन डीएनए ला रहे हैं यानी कि दूसरा जो डीएनए का पीस ला रहे हैं उस पर भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करे, तो वो रिकॉग्निशन साइट दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे वेक्टर में भी प्लाज्मिड में भी होनी चाहिए, और हम जहां से डीएनए ला रहे हैं वही रिकॉग्निशन साइट उसमें भी होनी चाहिए। जभी तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों पर काम करेगा, हमारे वेक्टर को भी काट देगा सेम उसी सीक्वेंस पर, और हमारे दूसरे फॉरेन डीएनए को भी काट देगा सेम उसी सीक्वेंस पर। तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स। More than one recognition sites within the vector can complicate the gene cloning. Can complicate the gene cloning. The gene can complicate the gene cloning as it will generate several fragments. देखिए, किसी वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी तो क्या करेगा, जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देगा, बड़ा जटिल कर देगा। अगर एक से ज्यादा किसी वेक्टर में क्लोनिंग साइट है तो यानी कि रिकॉग्निशन साइट यानी कि ये कोई एक वेक्टर है, ठीक, इसमें एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे भी हो गई, एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे भी हो गई, एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर भी हो गई। तो
क्या होगा, यहाँ पे भी ज्वाइन करा देगा, यहाँ पे भी ज्वाइन करा देगा, यहाँ पे ज्वाइन करा देगा। अब किस किस के डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करा दे, तो इसकी भी जीन बनेगी, इसकी भी जीन बनेगी, इसकी बनेगी, तो बड़ी जटिल प्रोसेस हो जाएगी। नॉर्मल एक होनी चाहिए रिकॉग्निशन साइट, जिससे कि हम अपना पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट भी जोड़ सकें, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, जिसमें हम दो अपने डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ सकते हैं और अपनी उनकी मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि रिकॉग्निशन साइट से ज्यादा होने से बहुत सारे फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि दूसरे फ्रेगमेंट भी जब बनेंगे तो यहाँ से भी एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। हमने जोड़ दिया तो यहाँ की भी क्लोनिंग हो जाएगी, यहाँ की भी क्लोनिंग हो जाएगी, और हमारी यहाँ की भी क्लोनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आ गई है रिकॉग्निशन साइट जो होते हैं, ये नॉर्मली वेक्टर में एक होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो है कॉम्प्लेक्स न बन सके, कॉम्प्लिकेट हमारी जीन क्लोनिंग न हो सके। अब हमारा जो आ रहा है लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए कह लो या एलियन डीएनए कह लो, बाहर से डीएनए कैन बी carried out at a restriction site, a restriction site present in one of the in one of two antibiotic resistance gene, लाइगेशन का मतलब क्या है भाई, चिपकाना। जब फॉरेन डीएनए हमने किसी रेस्ट्रिक्शन साइट में चिपका दिया, लाइगेशन का मतलब है जोड़ दिया, चिपका दिया। अपना फॉरेन डीएनए किसी हमने वेक्टर में लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, तो अब वो जो है उस हमारे वेक्टर में कम से कम एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होनी चाहिए। एक रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर काम करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से हमारे मर जाएंगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हमारा जो है नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा यानी कि चौथी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी किसकी होगी, हमारी क्लोनिंग वेक्टर की चौथी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि चौथी जो है चौथी खासियत होगी। हम क्लोनिंग वेक्टर की तो खासियत देख रहे हैं, ये चौथी और आखिरी है हमारी क्लोनिंग वेक्टर की। हमारी खासियत चौथी और आखिरी है। चौथी वाली कौन सी है, फोर्थ वाली जो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स in plants and animals, in plants and animals। वेक्टर्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उसमें क्लोनिंग जीन्स होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए इसका पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, दीज आर सेवरल वेक्टर्स, there are several vectors which are used for cloning genes, which are used for cloning genes in plants and animals, in plants
इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वाला वही टॉपिक हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऐसे हमारे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो जीन को विच आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे ये हमारी किसकी जीन है, ये हमारी सेल है प्लांट्स की या फिर एनिमल सेल कह लीजिए, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो गया और कुछ हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, अपना बैक्टीरिया लेंगे और उसमें हमने हमारा प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया जो है हमारी इस प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारे जो अब ये बैक्टीरिया यहाँ से ये डबल होगा अपने आप को, फिर ये अगेन डिवाइड होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन से नॉर्मली डिवाइड करते हैं, फिजन से डिवाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ करेगा, जब बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ करेगा तो हमारी ये जो है क्लोनिंग जीन्स वो भी एक से डबल हो जाएगी, डबल से ट्रिपल, ऐसे फोर टाइम उसकी भी ग्रोथ होगी। तो हम एनिमल सेल में और प्लांट सेल को भी अपनी जीन का क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे वेक्टर में ये भी खासियत होनी चाहिए कि जो क्लोन बन सके वो, ठीक है, वो अपने आप को डबल कर सके, जिससे क्लोनिंग हो सके। इन प्लांट्स अब प्लांट्स और उसका तो एक मैं एग्जांपल वैसे ही बता देता हूं आपको। एक प्लाज्मिड है, ये हमारी इसी वाले को बता दूं, ये हमारी प्लांट सेल है, दिस इज द प्लांट सेल, ठीक, ये हमारी प्लांट सेल है। और हमने इस बैक्टीरिया में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन डाल दिए, यानी कि वो बैक्टीरिया उस वाले केमिकल में ग्रोथ करेगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल दिए तो वो वाला केमिकल इस वाले बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। ये हमारा केमिकल है और इस बैक्टीरिया को अगर हम इसमें डालेंगे तो बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, इसमें नहीं मरेगा, ठीक है। अब या फिर हम कह सकते हैं, अब इस वाली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या कोई जीन हमने डाल दी इसमें, एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी वाली कहानी क्या है कि कोई जीन हमने इस बैक्टीरिया में डाल दी है और उस जीन को हम इसमें इंट्रोड्यूस करा दें, प्लांट सेल में उसको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस बैक्टीरिया की हेल्प से। तो यहां पर वो जीन आ गई, बैक्टीरिया अपने आप को यहां पे ग्रोथ कर रहा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि यहां ये वाली सेल भी उस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस हो गई, क्योंकि ये वाली सेल का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता इस एंटीबायोटिक में, क्योंकि इसमें भी अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जा चुकी है। तो इस तरह हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल को भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यानी कि वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी अपने आप को ग्रो कर सके। इसका चौथी वाली खासियत ये है कि वेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जिसको हम प्लांट सेल में दे सकें और एनिमल सेल में दे सकें और वहां पे भी वो ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में वो जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो हमारा वेक्टर का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 4 खासियत थी जो हमने बता दी। खासियत किसकी थी भाई? क्लोनिंग वेक्टर्स की खासियत थी। अब हमारा जो अगले वाला जो टॉपिक आ रहा है वो है कंपिटेंट होस्ट। अगले वाले टॉपिक को हम देख लेते हैं। कंपिटेंट होस्ट क्या है और ये क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। competent host for transformation with, इसके ब्रैकेट में क्या है, for transformation within recombinant DNA। देखिए भैया, ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने प्रोसेस आपको बता दी है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने
डिजायर्ड डीएनए को किसी दूसरी सेल में डालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। कोई अपने प्लाज्मिड को, अपने फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड वाली सेल में डाल रहे हैं, सॉरी बैक्टीरिया वाली सेल में डाल रहे हैं। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया, ये हमारा प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में इसमें हमारी ये डिजायर्ड जीन लगी हुई है। इस प्लाज्मिड को जब हम इस बैक्टीरिया वाली सेल में डालेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन भी मैंने पिछले वाली वीडियोज में आपको लिखा चुका हूं। तो अब ये देख लेते हैं, इसका पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कॉम्पिटेंट होस्ट का। डीएनए बीइंग ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए बीइंग ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक molecule cannot pass through cell membrane, cannot pass through cell membrane। देखो भाई, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यानी कि ये कोई सेल है इसके अंदर, तो यहां हमारा डीएनए जो है ये सेल के अंदर जाएगा। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। अब हम उसे कैसे सेल के अंदर भेजेंगे? पहली बात, हमारा ये जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा है कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर लविंग और वाटर डिस्टेंसिंग। तो डीएनए ऐसा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, जो और सेल के अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे ही कि डीएनए को यहाँ छोड़ दो, सेल ये है अपने आप चला जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। हेंस इसीलिए ये क्या कह रहा है आगे, द बैक्टीरिया शुड बी मेड, the bacteria should be made competent to accept the DNA molecules, देखिए भाई आगे की कहानी क्या है। बैक्टीरिया को बनाना पड़ता है कॉम्पिटेंट, जिससे कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव कर सके। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि ये कोई सेल है और ये हमारा प्लाज्मिड है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल को इस तरह का बनाना पड़ेगा कि जिससे ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाए, क्योंकि ये जो है नॉर्मल डीएनए नॉर्मल कंडीशन में ये इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हमें इस बैक्टीरिया को इस तरह बनाना पड़ेगा कि जिससे ये हमारा प्लाज्मिड नॉर्मली इसके अंदर चला जाए। तो इसे क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या कह रहा है? कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए। कॉम्पिटेंसी एक ऐसी योग्यता है जो सेल को ऐसा बना देती है कि वो फॉरेन डीएनए को ले लेती है। कॉम्पिटेंसी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि फॉरेन डीएनए को सेल ले लेती है। ठीक, ये वाला हमारा पॉइंट ये था। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है? द सेल इज मेड कॉम्पिटेंट बाय द सेल is
made competent. The cell is made competent by the following methods. Following methods. पहला वाला मेथड्स कौन सा है? केमिकल मेथड। और दूसरा वाला क्या है? फिजिकल मेथड। पहला क्या भाई? केमिकल मेथड, और दूसरा क्या? फिजिकल मेथड। यानी कि सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, सेल में हम एक ऐसी योग्यता दे सकते हैं जिससे कि वो सेल फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकती है। और इस तरह हम कैसे बना सकते हैं? दो मेथड से बना सकते हैं। पहला वाला मेथड क्या है? हमारा केमिकल मेथड है, और दूसरा वाला मेथड क्या है? हमारा फिजिकल मेथड है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड क्या है, ये देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा हमारे लिए, केमिकल मेथड को एक्सप्लेन करना, फिजिकल मेथड को एक्सप्लेन करना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसे कॉम्पिटेंट को एक बार हम ओवरव्यू इसका समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, कॉम्पिटेंट होस्ट उसे कहते हैं जिससे ऐसा होस्ट जो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट कहेंगे। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं हो सकता। पहली वाली बात, पहला वाला पॉइंट हमारा ये है कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो आसानी से सेल के अंदर नहीं जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है। दूसरा वाला क्या है कि बैक्टीरिया को, इसीलिए हमें बैक्टीरिया को ऐसा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि जिससे कि वो आसानी से हमारे फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सके। और कॉम्पिटेंसी क्या होती है? इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं जिससे कि वो फॉरेन डीएनए को, बाहर वाले डीएनए को अपने अंदर ले सकता है। और इस बैक्टीरिया की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी कहेंगे। कॉम्पिटेंसी दो मेथड से बना सकते हैं, केमिकल मेथड से और एक फिजिकल मेथड से। ये केमिकल मेथड से क्या होगा, फिजिकल मेथड से क्या होगा, मिलते हैं आपको इसको बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video.